बड़े पैमाने पर होने वाली इस लूट मार की रिपोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की आंखें तो खोल दी, लेकिन इन्हें इल्म न था कि इन्हें इस रिपोर्ट को पूरी कौम से छुपाना होगा। अगर इनके अपने लाडले वजीर पावर सेक्टर में इस डाके में शामिल ना होते तो वो टीवी पर घंटों बैठकर पूरी कौम को तफसील से बताते कि शरीफों की हुकूमत में चीनी कंपनियों के साथ मिलकर क्या तबाही मचाई गई। सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये था कि शरीफों के दो करीबी अजीजों ने साहिवाल और कराची में कोयला प्लांट्स लगाने में बड़ा करतब दिखाया और अपनी नस्लें संवार लीं। आने वाले बरसों में जिस तरह का टैरिफ इन्हें नेपरा ने दिया, इसके सामने कानून का खजाना भी कुछ हैसियत नहीं रखता। लेकिन इमरान खान के अपने डोनर्स भी इस खेल में शामिल थे, जिनकी पावर कंपनियों को फायदे मिले। खुसरो बख्तियार हों या नदीम बाबर या चौधरी साहबान या रज्जाक दाऊद, सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और इसमें दो ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने नेपरा में अपना ऐसा बंदा लगाया जिसके जरिए वो मर्जी का टैरिफ लेकर निकल गए। सरकारी बाबुओं ने महज अपनी पोस्टिंग और ओहदे के चक्कर में कौम को गिरवी रख दिया, जिसका खमियाजा कौम ने आने वाले सालों में भुगतना था। अब वही हो रहा है। पिछले माह के बिलों में अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, क्योंकि फी यूनिट बिजली की कीमत 60 रुपए तक जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि ये कीमत अक्टूबर में मजीद बढ़ जाएगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कुछ दिन पहले सहाफियों को जो ब्रीफिंग दी थी कि बिजली के बिल्स क्यों ज्यादा आए हैं, इसमें वो हंसते हंसते ये भी कह गए कि अभी तो अक्टूबर का महीना आना है और बिल मजीद ऊपर जा सकते हैं। इमरान खान को भी वैसी ही सूरत हाल का सामना था जैसी 2015 में नवाज शरीफ दौर में सामने आई थी, जब बिजली के प्लांट्स लगाने पर हुकूमत के वजीर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस लड़ाई में ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और फिर एहसन इकबाल भी कूद पड़े और एक दूसरे को खूब सुनाई। ख्वाजा आसिफ 2 साल से अपने ऊपर दबाव के बावजूद खामोश थे कि इनकी वजारत को 5-6 लोग मिलकर चला रहे थे और वह बेबसी से सब कुछ देखने पर मजबूर थे। ख्वाजा आसिफ को इल्म था कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और एक बैंक के मालिक जिनका अपना भी पावर प्लांट था, वो लंबे चक्कर में हैं, वरना शहबाज शरीफ पंजाब की वजारत आला का काम छोड़कर क्यों बिजली और पानी की वजारत चलाते। ख्वाजा आसिफ ने एक दिन अपनी खामोशी तोड़ते हुए नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर कुछ बातों की निशानदेही की तो इस पर शहबाज शरीफ भड़क उठे, क्योंकि नंदीपुर की तकनीकी मसाइल पर सवालात उठाने का मतलब शहबाज शरीफ की चीनियों के साथ महंगी तरीन डील पर सवाल उठाना था। शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि नंदीपुर का सारा मलबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर डाला जाए, जिसने इस मंसूबे को ताखीर का शिकार किया, क्योंकि पीपीपी के कुछ वजीर भी इस मसला पर आपस में लड़ रहे थे और यूं ये फाइल दब कर रह गई। पीपीपी के दौर में इस वक्त के बिजली और पानी के वजीर चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट के PC1 में जो बेजाब्तगियां हैं इन्हें वजारत कानून क्लियर करके क्लीन चिट दे दे, ताकि वो 22 अरब रुपए का माहदा कर लें। लेकिन वजीर कानून बाबर अवान का मौकफ था कि वो क्यों अपना सारी स्कैंडल में फंसाएं। गलतियां वजारत बिजली और पानी की थीं और मलबा सारा वजारत कानून पर गिरेगा। बात यहां तक बढ़ गई कि पीपीपी के वजीर ये मामला सदर आसिफ अली जरदारी तक ले गए कि आप बाबर अवान को कहें कि वो फाइल क्लियर करें, लेकिन सदर की मुदाखलत के बावजूद बाबर अवान तैयार न थे। इन दिनों चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहुत एक्टिव थे और हर बात पर सो मोटो ले रहे थे। बाबर अवान को खदशा था कि अगर इन्हें हल्की सी भी बनक पड़ गई कि वजारत कानून ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में होने वाली बेजाब्तियों को क्लियर कर दिया है तो इन्हें अदालत बुला लिया जाएगा। बाबर अवान और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दरमियान पहले ही सख्त अनबन थी। चीफ जस्टिस चाहते थे कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जनीवा में आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो पर $60 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दोबारा खुलवाएं। वो मुकदमा मुशर्रफ दौर में बेनजीर भुट्टो के साथ होने वाले NRO के तहत इस वक्त के अटारनी जनरल जस्टिस कयूम ने खत लिखवा कर बंद करवा दिया था और ये काम मुशर्रफ की मंजूरी से हुआ था। परवेज मुशर्रफ के इस NRO से 10,000 मुल्जमान ने फायदा उठाया। सबसे ज्यादा फायदा MQM को हुआ, जिसके कराची में हजारों वर्कर्स जो मुख्तलिफ जराइम में कैद थे को रहा किया गया। और अगर किसी को माली तौर पर इस NRO से सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हुआ था तो वो आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो थे। आसिफ जरदारी के वो $60 मिलियन बचाने की जिम्मेदारी अब यूसुफ रजा गिलानी और बाबर अवान पर थी और वो दोनों इस वक्त आसिफ जरदारी के लिए इन द लाइन ऑफ फायर थे। जरदारी साहब भी इन दोनों को वजीर आजम और वजीर कानून बनाने का पूरा सिला ले रहे थे और वही हुआ। आसिफ जरदारी को बचाते बचाते गिलानी न सिर्फ घर गए बल्कि 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए। बाबर अवान भी भुट्टो रेफरेंस केस में बतौर वकील पेश हुए तो इन्हें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि पहले वजारत कानून से इस्तीफा दें, फिर यहाँ आकर दलाइल दें कि भुट्टो के अदालती मुकदमे का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। बाबर अवान का ख्याल था कि शायद वो वजारत चलाने के साथ वकालत भी कर लेंगे, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तुले बैठे थे। यूं अब बाबर अवान को कहा जा रहा था कि वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की फाइल फौरन क्लियर करें ताकि चीनी इस पर काम कर सके। बाबर अवान को शक था कि इस डील में पीपीपी के कुछ वजीर तगड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का तखमीना 12 अरब रुपए लगाया गया था
और अब इसे 12 से 22 अरब कर दिया गया। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वजीर या ब्यूरोक्रेट 12 से 22 अरब का प्रोजेक्ट कर दे और अपनी चोंचें गीली ना करें। जितना दबाव बाबर एवान पर डाला जा रहा था, इतना इनका शक बढ़ रहा था कि इसमें कोई लंबी गेम और लंबा पैसा है। वही हुआ जब कुछ अरसे बाद पीपीपी हुकूमत जाते ही शहबाज शरीफ ने जिस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हाथ डाला वो नंदीपुर ही था। जो प्रोजेक्ट कुछ अरसा पहले 22 अरब में मुकम्मल करने पर चीनी कंपनी राजी थी, इसे 2-3 साल बाद चीन जाकर 57 अरब पर डन किया गया। जिस पावर एक्सपर्ट ने वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट तैयार किया था, वो चलाता रह गया कि 2-3 साल में जितनी भी महंगाई हो जाए, इस प्रोजेक्ट की लागत 37 अरब से ज्यादा नहीं हो सकती। इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने 57 अरब पर डील की, जो बढ़ते बढ़ते 100 अरब क्रॉस कर चुकी। शहबाज शरीफ की नंदीपुर प्रोजेक्ट के साथ दिल लगी थी, इसलिए जब ख्वाजा आसिफ ने इस प्रोजेक्ट के कुछ पहलुओं पर तनकीद की तो शहबाज शरीफ खम ठोक कर मैदान में आ गए। इसके साथ ही एहसन इकबाल भी इसकी जुबानी फायरवर्क में कूद पड़े। अब नवाज शरीफ के वजीर भी नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर वैसे ही लड़ रहे थे जैसे कभी पीपल्स पार्टी के वजीर की लड़ाई दुनिया ने देखी थी। आखिर इसमें ऐसा क्या था कि माजी और हाल के वजीर और ब्यूरोक्रेट्स नंदीपुर पर तलवारें निकालकर आमने सामने आ गए। मियां नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में सारा जोर इस बात पर लगाया था कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी ने 1994 की पावर पॉलिसी में बिजली सरमायाकारों को जो टैरिफ दिया था वो डॉलरों में था। इन्हें यह भी सहूलत दी गई थी कि वो जितनी बिजली पैदा करेंगे वो सारी खरीदी जाएगी, चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो। यह पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा था कि हुकूमत की बिजली प्राइवेट पावर प्लांट्स ने बिजली पैदा करनी थी और इन्हें फी यूनिट रेट भी डॉलरों में मिलना था। 19 के करीब पावर प्लांट्स लगाए गए जिनके महंगे रेट्स पर इस वक्त ये शोर डाला गया था। जरदारी साहब पर संगीन इल्जामात भी लगे, लेकिन वो टस से मस ना हुए। एक बात है कि जरदारी साहब को कभी अपने इमेज की फिक्र नहीं रही, ना उन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ इस्लामी टच देकर खुद को नेक साबित करने की कोशिश की। वो जैसे है जहां है कि बुनियाद पर यकीन रखने वाले अमली इंसान है। इनके नजदीक लोगों की राय से ज्यादा पैसा कमाना अहम था। हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो ने कुछ मजाहमत की हो, लेकिन जरदारी साहब ने यह कहकर सारी बात खत्म कर दी थी कि मोहतरमा, अगर नवाज शरीफ का सियासत में मुकाबला करना है तो फिर इनके जितनी दौलत भी कमाना होगी। बगैर दौलत सियासत नहीं की जा सकती और अपनी जेब से कोई पैसा लगाकर सियासत नहीं करता। यूं फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब ने मुड़कर नहीं देखा। नतीजा ये निकला कि बेनजीर भुट्टो पर जिनीवा में नेकलेस का मुकदमा बना, जिस पर बाद में आलमी रेड वारंट भी निकले, तो जरदारी साहब पर $60 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना, जिसे बाद में परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो से इस वादे के साथ बंद कराया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद परवेज मुशर्रफ को दोबारा सदर बनाएगी और अमेरिकन फार्मूले के तहत पावर शेयरिंग होगी। नवाज शरीफ को लगा कि कामयाब बिजनेसमैन तो वो कहलाते हैं, लेकिन असल में चूना जरदारी साहब लगा रहे थे। बाकी सब बिजनेसमैन पाकिस्तानी रुपयों में कमा रहे थे, लेकिन जरदारी साहब ने पावर प्लांट के नाम पर डॉलरों का लंबा खेल खेला था। नवाज शरीफ ने इन प्लांट्स को बुनियाद बनाकर जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बयानियां बनाकर इलेक्शन जीता। शहबाज शरीफ जरदारी साहब को लाड़काना की गलियों में घसीटने और पेट फाड़कर सारा लूटा हुआ पैसा जो इनके बकौल स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था निकलवाने के नारे लगाना शुरू हो गए। लेकिन डॉलरों में कमाई के ख्याल ने शरीफों को भी इस लाइन में खड़ा कर दिया कि अब मोटरवे की बजाय पावर प्लांट्स लगाएं। जब नवाज शरीफ 2013 में वजीर आजम बने तो चीन के साथ एनर्जी के माहदों के नाम पर वही खेल खेलने की तैयारी पकड़ ली जो जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो ने खेला था। अब डॉलरों में सौदे ऐसे होने लगे जैसे ये अमरीकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी करेंसी थी, और इसे छापने का काम अमरीकी मरकजी बैंक नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास था। लिहाजा हर बंदे को जो भी डील मिल रही थी वो अब डॉलरों में थी। पावर जनरेशन पॉलिसी के नाम पर 2015 में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसने आने वाले बरसों में पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डॉलर पर मुंतकिल करना था। कौम अभी तक सिर्फ बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब की 1994 की पावर पॉलिसी के नताइज भुगत रही थी कि अब मियां नवाज शरीफ ने इसमें अपना हिस्सा डालने का फैसला किया। इस पॉलिसी के तहत अब जो भी नए RLNG कोयले और फ्यूल प्लांट्स लगने थे, इनकी तमाम अदायगियां भी डॉलरों में होनी थी। लोड शेडिंग खत्म करने के नाम पर इस पॉलिसी में मंजूरी दी गई कि हुकूमत पाकिस्तान इन प्लांट्स को सब अदायगियां डॉलरों में करने की पाबंद होगी। अगर रुपए के मुकाबले में डॉलर रेट ऊपर नीचे हुआ तो जितना फर्क पड़ेगा वो भी सारा हुकूमत देगी। हुकूमत ने आम लोगों के बिजली के बिल्स में यह फर्क डालकर वसूल करना था। ऐसे मंसूबों की भी मंजूरी दी गई कि हुकूमत खुद ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाकर प्राइवेट पार्टियों को बेच सकती है। मतलब अपने फ्रंट मैनों के जरिए सियासतदान खुद वो प्लांट्स खरीद सकते थे। हुकूमत ने इन पावर पॉलिसी में लिख कर दिया कि वो इन पावर प्लांट से सारी बिजली खरीदेगी चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो। इन प्लांट्स को बगैर बिजली बनाए भी डॉलरों में पैसा मिलेगा। साथ में आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमतों को भी पाबंद कर दिया गया कि वो इस पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे।
ये भी जमानत दी गई कि वो इन पार्टियों की रुपयों को डॉलरों की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। इस पॉलिसी के तहत ही मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने इन प्लांट मालकान को इनकम टैक्स माफ किया, बल्कि बाहर से इंपोर्ट की गई मशीनरी पर भी ड्यूटी में रायत करके सिर्फ 5% कर दी। अब जो करिश्मा दिखाना था वो साहिवाल में लगने वाले कोल प्लांट पर दिखाना था, दूसरा कोयला प्लांट पोर्ट कासिम पर लगना था। जब इन दोनों प्लांट्स को कुछ अरसे बाद रिव्यू किया गया तो बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए। साहिवाल प्लांट की मशीनरी नई थी, लेकिन जो रिपोर्ट कासिम प्लांट पर लगी इसकी मशीनरी पर शक था। इन दोनों प्लांट्स में सरमायाकारी चीनी दोस्तों की दिखाई गई थी, लेकिन इसके पीछे शरीफ लोग थे। अक्सर कोयले के प्लांट साहिली इलाकों में लगाए जाते हैं और कोई सोच भी नहीं सकता कि कोयले का प्लांट इंसानी आबादी के करीब या ज़रई ज़मीनों के दरमियान लगाया जाए। लेकिन जो शरीफ लोग इस वक्त इन सब मामलात को देख रहे थे वो चाहते थे कि हर कीमत पर एक प्लांट पंजाब में लगना चाहिए ताकि अपनी ओनरशिप का एहसास रहे और इसके मामलात की देखभाल में आसानी रहे। अगरचे इस पर शोर मचा के ये प्लांट इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन शरीफ लोगों की किसी कीमत पर पीछे हटने पर तैयार ना थे। इन्हें इल्म था कि इस कोयले के प्लांट के लिए इन्हें कोयला बाहर से डॉलर्स देकर मंगवाना पड़ेगा और डॉलर्स के रेट ऊपर नीचे होने से कोयले से पैदा होने वाली बिजली के रेट्स भी ऊपर जाएंगे और मुल्क का ज़र मुबादला भी मुतासिर होगा। लेकिन कोई ना माना और प्लांट साहिवाल में ही लगाया गया। जब इसका टैरिफ लेने का वक्त आया तो इस वक्त नेपरा में बैठे वफादार अफसरान के अलावा 2 जाती वफादार ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी लगी कि वो मर्जी का टैरिफ मंजूर करवाएं। नेपरा को जो टैरिफ के लिए प्लान दिया गया इसमें जानबूझकर प्लांट की कीमत ज्यादा दिखाई गई और साथ बताया गया कि ये प्लांट्स 48 माह में मुकम्मल होगा और इन्हें बैंकों को 48 माह तक मार्कअप देना होगा जो इस टैरिफ में तय होना था। नेपरा अफसरान को इल्म था कि इस प्रोजेक्ट के पीछे शरीफ लोग थे, लिहाजा जो कुछ मांगा गया वही टैरिफ डॉलरों में दिया गया। अब करतब यह हुआ कि इस प्लांट को 26 माह में मुकम्मल कर लिया गया। प्रोजेक्ट की लागत 32 अरब रुपए से ज्यादा दिखाई गई, जिसे टैरिफ पे एडजस्ट करके आवाम से वसूल करना था। प्रोजेक्ट को 48 माह के नाम पर महंगा टैरिफ लेने के बाद सिर्फ 26 माह में मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन नेपरा इसे टैरिफ 48 माह का बशमूल बैंक मार्कअप लिया गया। 2-4 माह का फर्क समझ आता है, लेकिन नेपरा 2 साल के फर्क को कैसे ना जान सका। पोर्ट कासिम प्लांट में 20 अरब तो साहिवाल प्लांट में 12 अरब का छक्का लगाया गया। 32 अरब ये तो एक दफा का खेल था जो नेपरा अफसरान की मदद से इसके अलावा हेरफेर हुई। इसके मुताबिक अगले 30 बरसों में कोयला प्लांट को 291 अरब की अदायगी ज्यादा करनी थी जो बिलों में डाली जानी थी। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। इसके अलावा भी की कई छोटी बड़ी बमशेल वजीर आजम इमरान खान के पास जमा कराई गई। आज के निगरान वजीर बराए एनर्जी मोहम्मद अली की सीक्रेट लेकिन खौफनाक रिपोर्ट में मौजूद थे।